हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब बहुत अच्छे हो। तो बेटा लास्ट क्लास में हमने जो है लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड लॉफुल कंसिडरेशन वाली जो यूनिट है उसको बहुत अच्छे तरीके से डन करा था। राइट, क्या सर वो खत्म हो चुका है? आंसर इज बेटा नो। उसके थोड़े से पॉइंट्स बचे हैं, बट आज हम एकदम न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, वॉइड एग्रीमेंट्स। लेकिन उस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले पूरी वीडियो उसके ऊपर होगी। हम जो है जल्दी से लास्ट लेक्चर का जो लास्ट यूनिट है उसके 2 पॉइंट्स बचे छोटे छोटे, उसको डिस्कस कर लेते हैं। अब इन 2 पॉइंट्स को डिस्कस करने से पहले मैं एक बार आपको लास्ट क्लास में हमने क्या टॉपिक करा था जल्दी से बता देता हूं। बट लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था, हम डील कर रहे थे कि अगर आपको एक कॉन्ट्रैक्ट को एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाना है तो उस केस में आपका जो ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन है वो लॉफुल होना चाहिए। ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन कैसा होना चाहिए बेटा? लॉफुल होना चाहिए। अब लॉ ने आपको स्पेसिफिकली कुछ केसेस दिए हैं जहां पे डीम्ड माना है कि ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन अनलॉफुल होगा। ठीक है, सर्टेन केसेस थे, 7 केसेस थे जहां पे ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन 100% अनलॉफुल होगा। और क्योंकि ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन 100% अनलॉफुल है तो बेटा इन सिनेरियोज में हमने देखा था कि आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कभी वैलिड बन ही नहीं सकता और वो बनता था वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। कैसा बनता था बेटा? वॉइड। सर कौन से केसेस थे बेटा? नंबर 1, मतलब बहुत सारे पॉइंट बताए थे। नंबर 1 था, अगर आपका जो एग्रीमेंट है वो फॉरबिडन बाय लॉ है एंड पनिशेबल अंडर द आईपीसी। उसके बाद हमने पढ़ा था, एग्रीमेंट इफ परमिटेड इट वुड डिफीट प्रोविजन ऑफ एनी अदर लॉ। नंबर 3 था बेटा, अगर कोई एग्रीमेंट किसी फ्रॉड्यूलेंट पर्पस के लिए बना है उस केस में ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन लॉफुल नहीं है। 4th पॉइंट था, अगर उस कॉन्ट्रैक्ट की जो कंसिडरेशन है वो रूल्स को फुलफिल नहीं कर पाती। रूल्स कौन से? जो पहले हमने पढ़े थे कंसिडरेशन वाले चैप्टर में, वो वाले रूल्स। नंबर 4, उसके बाद नंबर 5 आता है बेटा कि अगर आपका जो ऑब्जेक्ट है, जो कॉन्ट्रैक्ट का पर्पस है वो इन्वॉल्व करता है किसी पर्सन या उसकी प्रॉपर्टी को इंजरी पहुंचाना, तो उस केस में भी ऑब्जेक्ट कंसिडरेशन अनलॉफुल था। नंबर 6 देखा था, इमोरल एग्रीमेंट्स। और उसके बाद लास्ट आया बेटा, एग्रीमेंट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। ठीक है, ये 7 पॉइंट से मेन है एग्रीमेंट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। अब एग्रीमेंट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी कब कब होता है उसके फर्दर 7-8 पॉइंट थे कि भाई कब कब हम मानेंगे एग्रीमेंट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है। और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी होगा तो ऑब्वियसली लॉ ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन अनलॉफुल होगा, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा नहीं, वॉइड होगा। अब अपोज टू पब्लिक पॉलिसी में नंबर 1 था, ट्रेडिंग विद एनिमी। अगर आप किसी वॉर वाली सिचुएशन में हो किसी कंट्री के साथ और आप बिना गवर्नमेंट के परमिशन के उस कंट्री से ट्रेड कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड ट्रेडिंग विद एनिमी, जो है अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। इसलिए कॉन्ट्रैक्ट कैसा बनेगा? वैलिड तो नहीं बनेगा, वॉइड बनेगा। सेकंड था बेटा, स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन। स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन आपको बताया था, अननेसेसरी डिले इन लीगल प्रोसीडिंग्स को बोलते हैं। उसके बाद 3rd पॉइंट था, अगर आप कोई भी तरीके से इंटरफेरेंस कर रहे हो कोर्स ऑफ जस्टिस के साथ, ठीक है, जुडिशियल ऑफर्स को आप करप्ट कर रहे हो, पार्शियलिटी करने बोल रहे हो, तो हो गया इंटरफेरेंस विद कोर्स ऑफ जस्टिस, वो भी अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है। नंबर 4 था बेटा आपका, एग्रीमेंट टेंड्स टू क्रिएट मोनोपोली। अगर आप मोनोपोली क्रिएट कर रहे हो और आपका इसमें इंटेंशन ये है कि आप कस्टमर से अनफेयर एडवांटेज लोगे, तो बेटा वो भी अपोज टू पब्लिक पॉलिसी था। नेक्स्ट आए थे हम नंबर 5 पे। नंबर 5 में मैंने आपको बताया था कि भाई अगर कोई भी मैरिज ब्रोकरेज कॉन्ट्रैक्ट है आप जिसमें नेगोशिएट करो मैरिज फॉर रिवॉर्ड, तो उस केस में वो अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है। मैरिज ब्यूरो में नहीं आता क्योंकि वो सिर्फ इंफॉर्मेशन सप्लाई करता है और उसके एक्सपेंसेस के चार्जेस देता है। ठीक है, नंबर 5 के बाद नंबर 6 आया था, चैम्पर्टी एंड मेंटेनेंस। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। चैम्पर्टी में सर आप जो है किसी लॉयर, किसी ऐसे पर्सन को जिसका उस केस में इंटरेस्ट होता था, लॉयर को आपने अपॉइंट करा और वो आपके बदले आपके बिहाफ पे केस लड़ेगा, लिटिगेशन में आपको हेल्प करेगा और लिटिगेशन से जो भी कल को प्रोसीड्स मिलेगी विनिंग के बाद वो आप उसके साथ शेयर करोगे इन दी अग्रीड रेशो जो भी होगा। लेकिन मेंटेनेंस में क्या होता है? मेंटेनेंस में वो पर्सन आपको सूट मेंटेन करने के सिर्फ एक्सपेंसेस देता है और उस पर्सन का कोई भी इंटरेस्ट इन्वॉल्व नहीं होता मेंटेनेंस में। चैम्पर्टी मेंटेनेंस दोनों के दोनों बिल्कुल वैलिड है, बिल्कुल वैलिड है, हमने लास्ट क्लास बताया था। लेकिन सर वो वॉइड हो सकते हैं अनलेस, कब होंगे वॉइड? सर अगर मालाफाइड इंटेंशन है, मालाफाइड इंटेंशन मतलब आप उसे पैसे दे रहे हो कि केस लड़ ले और आप उससे अनरीजनेबल सिचुएशन मतलब एक्स्ट्रा पैसे लोगे या कुछ अनरीजनेबल तरीके से करोगे या आप झूठे केसेस बता रहे हो, अनराइटफुल केसेस, तो उन सब केसेस में मालाफाइड इंटेंशन होती है, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी होगा तब, अदरवाइज वैलिड था। और लास्ट हमने करा था, इसके बाद चैम्पर्टी मेंटेनेंस के बाद आया था नेक्स्ट पॉइंट, वो था कंसिडरेशन अनलॉफुल इन पार्ट। तो कई बार क्या होता है, आपका जो पूरा कॉन्ट्रैक्ट है उसमें सेवरल कंसिडरेशन में से अगर कोई एक कंसिडरेशन
या सेवरल कंसिडरेशन की कोई एक कंसिडरेशन का कोई एक पार्ट भी अनलॉफुल है, तो बेटा हम पूरे कॉन्ट्रैक्ट को ही अनलॉफुल ट्रीट कर लेंगे, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी ट्रीट कर लेंगे। तो यहां पे हमने अपने सारे 7 पॉइंट्स डन करे थे अपोज टू पब्लिक पॉलिसी वाले। अब अपोज टू पब्लिक पॉलिसी के 2 और पॉइंट है, फटाफट इन्हें देखेंगे, छोटे छोटे पॉइंट्स है, और उसके बाद हमारा अपोज टू पब्लिक पॉलिसी डन। फिर हम अपना न्यू यूनिट स्टार्ट करेंगे, दैट इज वॉइड एग्रीमेंट्स। ठीक है, वॉइड एग्रीमेंट भी बढ़िया चैप्टर, एकदम बढ़िया क्वेश्चन आते हैं उससे बहुत सारा, तो हम देखते हैं। अपोज टू पब्लिक पॉलिसी से जनरली आज तक देखा गया है कि हमेशा केस स्टडी बनने के चांसेस है, और केस स्टडी इसमें से बहुत प्यारी प्यारी बन सकती है, क्योंकि टेक्निकलिटी वाले पॉइंट्स है, इंटरफेरेंस विद कोर्स ऑफ जस्टिस है, चैम्पर्टी मेंटेनेंस है, स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन है, ठीक है, एग्रीमेंट टेंडिंग टू क्रिएट मोनोपोली है, तो बहुत बढ़िया बढ़िया पॉइंट्स है इसमें। ठीक है, आगे बढ़ते बेटा। अभी चैप्टर लॉफुल ऑब्जेक्ट लॉफुल कंसिडरेशन ही चल रहा है, बस 10-15 मिनट लूंगा आपके। 2 पॉइंट फटाफट डील करते हैं अपोज टू पब्लिक पॉलिसी का। तो बेटा अपोज टू पब्लिक पॉलिसी में 7 पॉइंट डन हो गए, या आपका 8th होगा या शायद 7th होगा, जो भी पॉइंट है वो है इंटरेस्ट अगेंस्ट ऑब्लिगेशन। बहुत ही ध्यान से देखिएगा बेटा, पॉइंट है इंटरेस्ट अगेंस्ट ऑब्लिगेशन। इंटरेस्ट अगेंस्ट ऑब्लिगेशन, पहली बात तो ऑब्लिगेशन का मतलब क्या होता है सर? ऑब्लिगेशन मतलब है आपकी ड्यूटी, और आप जो है अपनी ऑब्लिगेशन के अगेंस्ट एक इंटरेस्ट है आपका। सर इंटरेस्ट अगेंस्ट ऑब्लिगेशन का मतलब बताइए सर क्या होता है, तब इसे समझते हैं हम। बहुत ध्यान से देखो बेटा। बेटा मान लीजिए फॉर एग्जांपल मान लीजिए यहां पे एक बहुत बढ़िया होटल है बेटा, बहुत ही बेहतरीन होटल है। दिल्ली में जो रहते होंगे उन्हें पता होगा बेटा, बाबा का ढाबा। ठीक है, बहुत फेमस हुआ था बाबा का ढाबा। तो बेटा ये जो है, ये रेस्टोरेंट होटल कुछ भी बोलो, ये है बाबा का ढाबा। अब यहां पे बाबा का ढाबा जब फेमस हो गया, उसके बाद की बात कर रहा हूं मैं, जब बाबा का ढाबा एकदम मस्त फेमस हो गया, उसके बाद आपको पता बहुत ह्यूज अमाउंट में उन्होंने एकदम से रेस्टोरेंट फॉर्म करा। अब बेटा इस बाबा के ढाबे में जो होटल है, इसमें मान लीजिए एक पर्सन है मिस्टर ए। जो मिस्टर ए है बेटा, वो इस होटल के लेट्स अज्यूम सुपरवाइजर बोलो या मैनेजर बोलो या जो आपको पसंद है वो बोलो। मिस्टर ए का काम मैं आपको बताता हूं, मिस्टर ए का काम है पूरे होटल का सुपरविजन करना, बेस्ट क्वालिटी वेजिटेबल्स बाबा के ढाबा को सप्लाई करना। मतलब वेजिटेबल अच्छे आ रहे हैं, मसाले अच्छे आ रहे हैं, रॉ मटेरियल अच्छा आ रहा है, सारी चीजें सही है, पूरा ओवरऑल रॉ मटेरियल लाने से लेके खाना बनाने से लेके जो सर्विसेज फर्दर होती है कस्टमर को, सारा का ज्यादा सुपरविजन एंड मैनेजमेंट मिस्टर ए का है। ठीक है, बाबा के ढाबे में होटल में। अब इसके पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी है एज अ मैनेजर है, और ये बेटा ये मैनेजमेंट सर्विस देता है, और इसको यहां से सैलरी मिलती है इस बात की। मान लीजिए इसको सैलरी मिलती है 1 लाख रुपीज पर मंथ इस सब काम को करने के लिए, राइट। अब यहां पे इस सिनेरियो में बेटा ये जो पूरा सिचुएशन आपको दिख रहा है, सैलरी जो मिल रही है 1 लाख रुपए, इसमें सारी सर्विसेज इन्वॉल्व है जो वो दे रहा है। अब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी ये है कि ना रॉ मटेरियल लेकर आएंगे। रॉ मटेरियल मतलब वेजिटेबल, फ्रूट्स, जो भी आपका चावल, आटा, मसाले, जो भी लगता है फूड प्रिपरेशन में, ये इनकी ड्यूटी है भाई, ये तो काम है इनका लाना बेस्ट क्वालिटी के। अब ये भैया क्या करते हैं, ये भैया जाते हैं अलग एक मिस्टर एक्स के पास। मिस्टर एक्स कौन है सर? मिस्टर एक्स यहां पे हमारे एग्जांपल में मिस्टर एक्स जो है ना, वो है बहुत बड़े होलसेलर। बहुत बड़े क्या बेटा? होलसेलर है। किसके? बेटा जितना भी रॉ मटेरियल बाबा के ढाबे को चाहिए, राशन वाशन सब, ठीक है, तो किराना शॉप है इनकी बहुत बड़ी दिल्ली में। अब ये जो होलसेलर है, ये बहुत बढ़िया से सारा मामला जो है संभाल रहे हैं। अब हुआ क्या समझना, मिस्टर ए की ये ऑब्लिगेशन या ड्यूटी है कि वो होटल वालों को टॉप क्लास रॉ मटेरियल प्रोवाइड करेगा। टॉप क्लास रॉ मटेरियल क्या करेगा? प्रोवाइड करेगा, राइट। ये इसकी ड्यूटी है। सर क्यों ड्यूटी है? अरे इसके बदले ही तो उसे सैलरी मिलती है वाली। अब मिस्टर ए बड़े तेज है बेटा, मिस्टर ए जाते हैं मिस्टर एक्स के पास और मिस्टर एक्स को बोलते हैं भाई मैं बाबा का ढाबा है ना फेमस, उसका मैनेजर हूं मैं, और मेरे पास पूरा रॉ मटेरियल का कॉन्ट्रैक्ट देने का राइट है कि किससे वेजिटेबल लेने, किससे राशन लेना, सब कुछ ये मैं संभालता हूं। और मैं जो है मैं किसी को भी ये कॉन्ट्रैक्ट दिला सकता हूं ना करते हुए भी ना। महीने का 50 लाख रुपए का रॉ मटेरियल आता है हमारा, 50 लाख रुपए महीने का। आप समझो एक साल में आप लगा दो 6 करोड़ रुपए। समझो आप कितना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है। तो बेटा ऐसे सुन के मिस्टर एक्स के दिमाग में प्लान आया,
मिस्टर एक्स ने बोला कि अरे काम करना, एक काम करते हैं, मैं और तू एक एग्रीमेंट बनाते हैं। इस एग्रीमेंट में अपन क्या करेंगे, इस एग्रीमेंट में तू मेरे को ये जो कॉन्ट्रैक्ट है बाबा के ढाबे का वो दे दियो। इस कॉन्ट्रैक्ट में तू मेरे को बाबा के ढाबे का कॉन्ट्रैक्ट दे दियो कि भाई सारे वेजिटेबल फ्रूट जो है तू मेरे से सप्लाई करवा लियो, और इस कॉन्ट्रैक्ट को दिलाने के बदले मैं तेरे को सेपरेट से 10 लाख रुपीस पे करूंगा, सेपरेट से 10 लाख रुपीस पे करूंगा। क्या बात समझ आ रही है बेटा, बात समझ आ रही है? अब सुनना ध्यान से, मिस्टर ए और एक्स के बीच में जो ये एग्रीमेंट बना है ये है अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, क्योंकि ये है इंटरेस्ट अगेंस्ट ऑब्लिगेशन। मतलब आप उस काम के लिए कंसिडरेशन मांग रहे हो, उस काम के लिए 10 लाख रुपए आपको मिल रहे हैं, जो काम करना आपकी ऑब्लिगेशन है। भाई ये तो इसकी ड्यूटी है ना, और ये ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए सेपरेट थर्ड पर्सन से एग्रीमेंट कर रहा है कि मैं जो है प्राइवेटली आप मुझे 10 लाख रुपए दे दो, मैं आपको एक कॉन्ट्रैक्ट दिला दूंगा। ये इसकी ऑब्लिगेशन थी दिलाना, मतलब इसको तो भाई वेजिटेबल वगैरह चाहिए ना बाबा के ढाबे में, और ये कॉन्ट्रैक्ट दिलाने के लिए अगर आप सेपरेट जो आपकी ड्यूटी है उसके बदले ही आप प्राइस चार्ज कर रहे हो, इसे बोलेंगे इंटरेस्ट अगेंस्ट ऑब्लिगेशन। क्या बोलेंगे? इंटरेस्ट अगेंस्ट ऑब्लिगेशन। और यहां पे इस तरीके का जो एग्रीमेंट है बेटा, इस तरीके के एग्रीमेंट को हम मानेंगे अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। क्या मानेंगे? अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। और यही बेटा यहां पे समझाया, देखते कह रहे फॉलोइंग आर द एग्जांपल ऑफ एग्रीमेंट दैट आर वॉइड। ये क्या है, नीचे जो दिया है वो है क्या, एग्जांपल ऑफ एग्रीमेंट जो क्या है, वॉइड है, एज दे टेंड टू क्रिएट इंटरेस्ट अगेंस्ट ऑब्लिगेशन। इंटरेस्ट अगेंस्ट ऑब्लिगेशन। क्या आपकी बुक में एग्जांपल ही दिया है तो मैंने एग्जांपल ही बता दिया। कह रहे मिस्टर ए है, यहां नाम चेंज हो सकता है ए, वो इज द मैनेजर ऑफ अ फर्म, वो क्या है, फर्म का मैनेजर, अग्री टू पास अ कॉन्ट्रैक्ट टू एक्स। ये कॉन्ट्रैक्ट किसको दे रहा है, एक्स को। इफ एक्स पेज टू ए 10 लाख प्राइवेटली द एग्रीमेंट इज वॉइड। यही जो मैंने आपको समझाया वही एग्जांपल बताया है, और ये क्या है, इंटरेस्ट अगेंस्ट ऑब्लिगेशन। क्लियर है बेटा एकदम? बहुत छोटा सा पॉइंट है, सिंपल सा पॉइंट है, आप देख लीजिएगा। सिंपल सा एक एग्जांपल है, बुक में शायद एक और एग्जांपल इसका दिया है ऐसे कुछ, आप एक बार वो भी रीड कर लीजिएगा, बेटर रहेगा। केस स्टडी आएगी ना तो बुक की एग्जांपल से ही जनरली आती है। ये हो गया पॉइंट नंबर एच। अब लास्ट आते हैं एग्रीमेंट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी में पॉइंट नंबर आई। ये तो उससे भी ज्यादा सिंपल है। सर क्या बोल रहा है पॉइंट? बेटा पॉइंट कहता है ट्रैफिकिंग रिलेटिंग टू पब्लिक ऑफिसेज एंड टाइटल्स। कह रहा है ट्रैफिकिंग रिलेटिंग टू पब्लिक ऑफिसेज एंड टाइटल्स। मैं आपको एग्जांपल समझाता हूं। सर कई बार क्या होता है हम ना जो पब्लिक ऑफिसेज होते हैं, पब्लिक ऑफिसेज में गवर्नमेंट ऑफिसेज, उसमें कई बार ऐसा होता है, देखा गया है कि आप जो है ना थोड़ा सा करप्शन से थ्रू उसमें आप आए जा सकते हो, मतलब इन द सेंस इंटर कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेते हैं बेटा, एक गवर्नमेंट का रेप्यूटेड बढ़िया ऑफिस है, वहां पे एक पर्सन बिल्कुल बढ़िया तरीके से बैठा है। अब मुझे ना एक गवर्नमेंट जॉब चाहिए, तो मैं जाता हूं उस पर्सन के पास और मैं उस पर्सन के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाता हूं, और करप्शन से ऑब्वियसली मैं बोलता हूं भैया देखो मैं आपको 1 करोड़ रुपया दूंगा, आप जो है इस पोजीशन को छोड़ के ये पोजीशन मुझे अलॉट कर दीजिए, अपना, मतलब टेक्निकली मैं उनको पैसे दे रहा हूं और मैं कह रहा हूं आप मुझे अपनी जगह रख लीजिए, आप हट जाइए, राइट। तो टेक्निकली अगर आप किसी को पब्लिक ऑफिस में एंटर करवा रहे हो, एंट्री दे रहे हो, ठीक है, जॉब दे रहे हो, और उसके लिए आप एग्रीमेंट प्राइवेटली पर्सन को पे कर रहे हो, तो वो इस पॉइंट में कवर होता है, ट्रैफिकिंग रिलेटिंग टू पब्लिक ऑफिस एंड टाइटल। अब यहां पे पब्लिक ऑफिस भी बोला है एंड टाइटल भी बोला है। टाइटल का मतलब समझो, आपको पता होगा इंडिया में बहुत बड़े बड़े नेशनल लेवल पे पुरस्कार मिलते हैं, है ना, बहुत बड़े द्रोणाचार्य अवार्ड, बहुत बड़े बड़े रेप्यूटेड अवार्ड मिलते हैं। अब हुआ क्या बेटा, फॉर एग्जाम्पल कोई एक बहुत बढ़िया सा पर्सन था जो उस अवार्ड को बिल्कुल डिजर्व करता था। अब मैंने क्या करा, मैं उन जो भी कमेटी वो रिवॉर्ड पर्टिकुलर देती है अवार्ड, तो मैंने क्या करा, मैंने उनके साथ एक एग्रीमेंट बनाया, भाई 10 करोड़ रुपया दूंगा, ये वाला अवार्ड आप मुझे देना, तो बेसिकली 2 तरह के एग्जांपल कवर है यहाँ पे। अगर आप पब्लिक ऑफिसेज में करप्शन के थ्रू एंटर हो रहे हो, या कोई रेप्यूटेड टाइटल है, टाइटल जैसे अवार्ड वगैरह होता है, उसके लिए आप पैसे देके अपना जो है नाम लिखवा रहे हो, तो ये दोनों इसमें कवर होते हैं। और पर्पस यही है, पर्पस इसमें मेन क्या हो रहा है, जो पर्सन एक्चुअल में उस अवार्ड को या उस ऑफिस की पोजीशन को डिजर्व करता है,
आप उस डिजर्विंग कैंडिडेट को हटा रहे हो और एग्रीमेंट बना के पैसों के दम पे आप वो पोजीशन ले रहे हो या वो टाइटल ले रहे हो, तो टेक्निकली अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है ना भाई। तो यहां पे बोला अपोज टू पब्लिक पॉलिसी में लास्ट पॉइंट दैट इज व्हाट, ट्रैफिकिंग रिलेटेड टू पब्लिक ऑफिसेज एंड टाइटल। अब इसमें क्या बोल रहा है, बहुत सिंपल सी बात, कह रहे द एग्रीमेंट टू ट्रैफिकिंग इन पब्लिक ऑफिसेज इज अपोज टू पब्लिक पॉलिसी as it interfere with the appointment of a person best qualified for the services of the public। जो पब्लिक सर्विसेज में बेस्ट था, जो अपॉइंट हो सकता था बेस्ट क्वालिफाइड, आप उसके साथ क्या कर रहे हो, इंटरफेयर कर रहे हो। मतलब अगर मैं पैसे देके एग्रीमेंट ना बनाता तो एक क्वालिफाइड पर्सन जो उसके लिए उस जगह पे अपॉइंट होने के लिए या वो अवार्ड मिलने के लिए बिल्कुल बेस्ट क्वालिफाइड वो था, लेकिन क्योंकि मैंने एग्रीमेंट फॉर्म कर लिया तो ऐसा कोई भी एग्रीमेंट जो इस चीज से इंटरफेयर करेगा उसे ना मिल के मुझे मिलेगा ना, तो बेटा वो क्या है, ट्रैफिकिंग रिलेटेड टू पब्लिक ऑफिस एंड टाइटल्स। और ये भी क्या है, आपके वॉइड नेचर के है, अपोज टू पब्लिक नेचर, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी नेचर के हैं। दो एग्जांपल मैंने दे दी केस स्टडी के लिए, ध्यान रखना। पहला, अगर आप कोई भी पब्लिक ऑफिस में पैसे दे रहे हो और बोल रहे हो उस पर्सन की जगह आप मुझे अपॉइंट करिए। दूसरा, अगर आप कोई भी नेशनल लेवल पे ऑनरेबल अवार्ड जो होते हैं, टाइटल जो होते हैं, उनमें पैसे दे रहे हो और कह रहे हो भाई मुझे इसके लिए नॉमिनेट कर दीजिए, मुझे अवार्ड दे दीजिए, तो दोनों के दोनों इस पॉइंट के अंदर कवर होते हैं। और ये दोनों ही केस एच और आई, ये दोनों क्या होगा आपके अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। और दोनों ही केसेस में बेटा आपका क्या होता है, एग्रीमेंट वैलिड नहीं बनता, कॉन्ट्रैक्ट हमेशा वॉइड बनेगा। क्या ये बात आपको समझ आती है बेटा? क्या ये बात आपको समझ आती है बेटा? सर एब्सोल्युटली क्लियर। तो बेटा इसी के साथ आपका ये वाला यूनिट खत्म होता है, बट ये लेक्चर खत्म नहीं हो, अभी आगे कंटिन्यू होगा। हम एक न्यू चैप्टर इसी लेक्चर में स्टार्ट करेंगे, दैट इज वॉइड एग्रीमेंट्स। ठीक है, अभी के लिए जल्दी से मैं रिकॉल कर दूं, मैंने आपको बताया ऑब्जेक्ट एंड कंसीडरेशन अनलॉफुल कब कब होगा, मल्टीपल केसेस बताए, एग्रीमेंट जब फॉरबिडन बाय लॉ है, दोबारा रिपीट करो मेरे साथ बेटा। सेकंड, इफ परमिटेड डिफीट द प्रोविजन ऑफ एनी अदर लॉ। अगर थर्ड, एग्रीमेंट फ्रॉडुलेंट पर्पस के बनाए, कंसीडरेशन के रूल्स को डिफीट कर रहा है। फिफ्थ बोला कि पर्सनल उसकी प्रॉपर्टी को इंजरी है, इमोरल एग्रीमेंट और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। 7-8 पॉइंट है। अब अपोज टू पब्लिक पॉलिसी में फर्दर डिवीजन है। सबसे पहले ट्रेडिंग विद एनिमी भी अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है, स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन भी अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है। उसके बाद बताया कि अगर आपका इंटरफेरेंस हो रहा है विद कोर्स ऑफ जस्टिस के साथ, वो भी आपका क्या है, वो भी आपका अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है। अगर आप मोनोपोली क्रिएट कर रहे हो तो वो अपोज टू पब्लिक पॉलिसी नहीं है। कब होगा? जब आपका इंटेंशन है सामने कस्टमर से अनफेयर एडवांटेज या प्राइस चार्ज करना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट, मैरिज ब्रोकरेज कॉन्ट्रैक्ट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है। सर चैम्पर्टी एंड मेंटेन, अबे अपोज टू पब्लिक पॉलिसी नहीं है, वैलिड है, लेकिन अगर आपकी इंटेंशन है मालाफाइड तब वो अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है। उसके बाद नेक्स्ट, कंसिडरेशन अगर अनलॉफुल है इन पार्ट में भी तो भी अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है। लास्ट सेकंड दो बताए, इंटरेस्ट अगेंस्ट ऑब्लिगेशन, मतलब आपको ऐसा एग्रीमेंट बना रहे हो जो करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटी, ऑब्लिगेशन है, तो वो भी अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है। और लास्ट, अगर आप ट्रैफिकिंग कर रहे हो रिलेटेड टू पब्लिक ऑफिसेज एंड टाइटल्स, तो वो भी अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है। टोटल सारे पॉइंट हमने कवर कर लिए बेटा मॉड्यूल के। आप एक एक चीज मॉड्यूल से चेक कर सकते हो, सारे ऑन पॉइंट मिलेंगे। एग्जाम्पल्स आपको सारे दे दिए हैं, कुछ एक आधा एग्जाम्पल छूट गया, बिल्कुल जरूर चैप्टर एंड होते ही बुक के सारे एग्जाम्पल करना, क्योंकि 90% केस स्टडीज जो है वो एग्जाम्पल केस स्टडी या केस लॉस से ही बन के टेढ़ा मेढ़ा आता है। नाम वाम चेंज कर देंगे, थोड़ा बहुत चेंज कर देंगे, आएगा भाई। राइट, तो ये हमारा डन होता है बेटा लॉफुल ऑब्जेक्ट लॉफुल कंसीडरेशन वाला लेक्चर। अब हम आगे बढ़ेंगे, फटाफट पहले आप इसे नोट करो। आगे बढ़ेंगे हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज वॉइड एग्रीमेंट्स। उसमें भी 7-8 एग्रीमेंट टाइप के होते हैं, वो भी हम जल्दी से सीखेंगे। फटाफट चलिए नोट करेंगे बेटा। हाँ जी बेटा, तो आज हम जो है अपने अब मेन टॉपिक पे चलते हैं और देखते हैं बेटा आज हमें क्या करना है। राइट, अभी तक हमने लॉफुल ऑब्जेक्ट लॉफुल कंसीडरेशन वाला टॉपिक तो डन कर लिया एकदम। अब एकदम बढ़िया से एकदम फ्रेश न्यू टॉपिक और बहुत ही सिंपल से टॉपिक स्टार्ट करेंगे। इससे क्वेश्चन बनता है केस स्टडी भी और डायरेक्ट भी। ठीक है, क्वेश्चन कहां से सबसे ज्यादा बार बनता है बेटा वो मैं आपको बताता चलूंगा, बट पहले हम देखते हैं बेटा अब जो हमें टॉपिक करना है दैट इज वॉइड एग्रीमेंट्स। ठीक है, ये हमारा अगला यूनिट है, अगला चैप्टर है, और वॉइड एग्रीमेंट करके हमारा ये टॉपिक खत्म होगा। उसके बाद हम जाएंगे आगे परफॉर्मेंस पे, फिर ब्रीच पे, फिर कंटिंजेंट एंड क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। 3 टॉपिक बच जाएंगे, फिर हमारे बढ़िया बढ़िया से फटाफट उन्हें निपटाएंगे, छोटे छोटे टॉपिक से। अब अगर मैं आपसे बात करूं सर वॉइड एग्रीमेंट्स की, तो सर आपने मेरे साथ पहले अगर आपने इनिशियली पढ़ा हो, आपको ऑलरेडी पता है वॉइड एग्रीमेंट क्या होते थे। बेटा वॉइड एग्रीमेंट होते थे an agreement which is not enforceable by law, an agreement which is not enforceable by law, उसे बोलते थे क्या, void agreement। अगर आपको स्टार्टिंग के इनिशियल क्लासेस याद है, मैंने आपको एक एक बेसिक टर्म समझाई थी। मैंने बोला था भाई देखो, अगर ऑफर, एक्सेप्टेंस और कंसिडरेशन
ये तीनों कंपोनेंट आ गए तो बनता है एग्रीमेंट। क्या बनता है बेटा? एग्रीमेंट। एग्रीमेंट के साथ दो पॉसिबिलिटी होती थी। अगर एग्रीमेंट लॉ में एनफोर्सेबल है तो वो बनेगा कॉन्ट्रैक्ट। एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ इज नोन एज कॉन्ट्रैक्ट। और अगर वो एग्रीमेंट लॉ में एनफोर्सेबल नहीं है, उसकी कोई लीगल एक्सिस्टेंस नहीं है, तो बेटा उस केस में एग्रीमेंट विच इज नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ बनता है वॉइड एग्रीमेंट। तो ऑफर एक्सेप्टेंस कंसिडरेशन मिलेंगे एग्रीमेंट। एग्रीमेंट लॉ में एनफोर्सेबल है तो कॉन्ट्रैक्ट, लॉ में एनफोर्सेबल नहीं तो वॉइड एग्रीमेंट। आज हमें इस पर चर्चा करना है। वॉइड एग्रीमेंट मतलब एनफोर्स एग्रीमेंट विच इज नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ। फिर हमने देखा कॉन्ट्रैक्ट जो बनता है उसमें भी मल्टीपल होते हैं। एक होता है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, एक होता है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, एक होता है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। तो ये वाला पार्ट हमने पूरा पढ़ लिया। कॉन्ट्रैक्ट वॉइड भी पढ़ लिया, अभी आप इससे पहले पढ़े थे वॉइड, कब कब वॉइड होंगे कॉन्ट्रैक्ट। वॉइडेबल हमने कहां पढ़े थे? फ्री कंसेंट में। कोर्जन, अनड्यू, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक, वहां वॉइडेबल बनता है। और हमने वैलिड भी पढ़ लिया। वैलिड कब पढ़ा? बिल्कुल स्टार्टिंग में, जब आप सारे एसेंशियल को फुलफिल करवा देते हो। तो ये कॉन्ट्रैक्ट वाला पार्ट तो हमने पढ़ लिया। अब हमें पढ़ना है एग्रीमेंट विच इज नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ, और उन एग्रीमेंट को बोलते हैं वॉइड एग्रीमेंट। अब देखो वॉइड एग्रीमेंट कौन से होते हैं, ये तो एक जनरल डेफिनेशन दे दी कि भाई वो एग्रीमेंट जो लॉ के द्वारा एनफोर्सेबल नहीं होते उन्हें हम वॉइड एग्रीमेंट ट्रीट करेंगे। लेकिन बेटा इनके एग्जाम्पल्स की बात करें, सर किस एग्रीमेंट को वॉइड एग्रीमेंट मानेंगे, तो ध्यान से समझना। अब यहां पे वो बोल रहा है कि भाई देखो फॉलोइंग एग्रीमेंट्स, क्या बोल रहा है? ये जो फॉलोइंग एग्रीमेंट्स नीचे दिए गए हैं उन्हें कह रहा है एक्सप्रेसली डिक्लेयर किया गया है। एक्सप्रेसली डिक्लेयर किया गया है कि ये वॉइड है। अबे भैया ये जो एग्रीमेंट दिए गए हैं अभी आपके सामने, इन्हें लॉ ने स्पेसिफिकली बोला है कि ये बनेंगे वॉइड एग्रीमेंट्स। क्या बनेंगे बेटा? वॉइड एग्रीमेंट्स। क्लियरली बोला है फॉलोइंग एग्रीमेंट्स एक्सप्रेसली डिक्लेयर हुए कि ये हमारे वॉइड एग्रीमेंट्स होंगे। सर इससे पहले जो भी पढ़ाए थे बेटा वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट थे, है ना, जो फॉरबिडन बाय लॉ है, जो अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है, उसमें वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। यहां पे बात कर रहे हैं वॉइड एग्रीमेंट की, दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, अब डिफरेंस मैंने पहले ही बता दिया था फर्स्ट इनिशियल क्लासेस में। इलीगल एग्रीमेंट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट सबको डिफाइन करके डिफरेंस बताए थे। तो अगर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, पहले प्लीज पहले वाली क्लासेस को देख लीजिएगा। अब यहां पे आते सर, फॉलोइंग एग्रीमेंट्स आर एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड एज वॉइड एग्रीमेंट्स। अब सर एक्सप्रेसली डिक्लेयर करा है वॉइड एग्रीमेंट्स की तरह, तो कौन कौन से एग्रीमेंट्स है बेटा? देखो वैसे तो और भी आपको दिख जाएंगे बुक में थोड़े, लेकिन वो सारे ना कहीं हमने कवर कर लिए। तो मैं जो मेजर वाले हैं ना 5-6 वो उठा के लाया हूं, मेजर वाले। सबसे पहला पॉइंट है एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज। एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज पहला पॉइंट। सेकेंड जो वर्ड एग्रीमेंट होता है वो होता है एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड। और थर्ड एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ लीगल प्रोसीडिंग। सर वर्ड एग्रीमेंट में ना एक वर्ड बहुत बार आ रहा है, रिस्ट्रेंट। वर्ड एग्रीमेंट के 3 टाइप क्या होगा? एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ मैरिज, रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड और रिस्ट्रेन ऑफ लीगल प्रोसीडिंग। तो रिस्ट्रेन वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी समझेंगे इसका मतलब। उसके बाद करें एग्रीमेंट विच इज अनसर्टेन। बेटा वो तो मैंने आपको पहले बताया था, अनसर्टेन वाले तो कभी वैलिड ही नहीं होते, हमेशा सर्टेन होनी चाहिए। एग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल एक्ट। कह रहे अगर कोई ऐसा एग्रीमेंट जो इम्पॉसिबल है, भाई वो तो लॉ में एनफोर्सेबल ही नहीं ना। आप कह रहे हो भाई किसी मुर्दा इंसान में जो है बाबा कह रहा है मैं जान डाल दूंगा, एग्रीमेंट कर लो 2 लाख रुपए लूंगा, भाई ये क्या है? ये इम्पॉसिबल एक्ट है। और इम्पॉसिबल एक्ट जो है, ऐसे एग्रीमेंट आर नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ। लॉ में इनकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं होती, इसलिए बेटा ये क्या बनते हैं? ये बनते हैं वॉइड एग्रीमेंट। तो इन रिस्ट्रेन ऑफ मैरिज, इन रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड और इन रिस्ट्रेन ऑफ लीगल प्रोसीडिंग, ये तीनों का रिस्ट्रेन का मतलब बताऊंगा। फिर उसके बाद अनसर्टेन वाले एग्रीमेंट हो गए और इम्पॉसिबल वाले एग्रीमेंट हो गए, ये दोनों भी वॉइड एग्रीमेंट है। और लास्ट आता है बेटा सबसे इंपॉर्टेंट, वेजरिंग एग्रीमेंट्स। क्या होता है बेटा? वेजरिंग एग्रीमेंट्स। अब अगर मैं इसमें से आपसे बात करूं तो बेटा एक आपका जो रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड है, इस पे क्वेश्चन बनने के बहुत चांसेस है, पहले सुन लेना। दूसरा आपका जो वेजरिंग एग्रीमेंट्स है बेटा, इस पे क्वेश्चन बनने के बहुत चांसेस है। इससे और इससे क्वेश्चन बनने के बहुत ही ज्यादा चांसेस है। ठीक है, फिफ्थ वाला भी इंपॉर्टेंट है, इम्पॉसिबल वाला, लेकिन वो ना जो अगला चैप्टर है ना परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, उसमें मैं बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा। वहां पे बहुत डेप्थ में इम्पॉसिबल, पॉसिबल, सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी, तो वो वहां पे कवर हो जाता है। यहां के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं तो रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड एक ही पॉइंट है, बहुत बढ़िया। और दूसरा वेजरिंग एग्रीमेंट तो भैया फेवरेट है, इसमें डिफरेंस आता है क्लियरली वेजरिंग और इंश्योरेंस का। बहुत बार रिपीट हुआ है पेपर में, बहुत ही ज्यादा बार, तो इसको हम बहुत अच्छे से करेंगे दोनों को डिफरेंस को, और मैं समझाऊंगा कैसे होता है।
बट द पॉइंट इज ये आपके 6 पॉइंट्स है जो आपको डील करने हैं इस चैप्टर में। वॉइड एग्रीमेंट में 1 2 3 4 5 6 3 रिस्ट्रेन वाले अनसर्टेन इंपॉसिबल वेजिंग एग्रीमेंट। अब मैं स्टार्ट करता हूं रिस्ट्रेन से। सबसे पहले स्टार्टिंग का पहला उठाओ। पहला वॉइड एग्रीमेंट की कैटेगरी जो है वो है एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ मैरिज। एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ मैरिज, पहली बात, रिस्ट्रेन का मतलब होता है दबाव डालना, प्रेशर डालना। ठीक है, एक ऐसी सिचुएशन है जो आप जिसको आप अंडर कंट्रोल रखते हो जब आप किसी पर्सन को, उसे बोलते हैं रिस्ट्रेन। तो अब ये जो दबाव डल रहा है, ये प्रेशर अंडर कंट्रोल आ रहा है, ये पहला केस है रिस्ट्रेन ऑफ मैरिज। कह रहे हैं अगर कोई भी एग्रीमेंट है जो कि रिस्ट्रेन कर रहा है पार्टी को शादी करने या शादी ना करने के लिए, उस केस में वो होगा वॉइड एग्रीमेंट, क्योंकि वो होगा एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड। बस खत्म, सिंपल। सर इसका एग्जांपल क्या है बेटा? एग्जांपल ये है, बहुत सिंपल टर्म्स में आपके लिए बना देता हूं ताकि आप एक एक एग्जांपल लिखो तो रिवीजन में आपको याद होगा। आई होप ये वाले 6 के 6 पॉइंट कर लिए। अब हमें इन्हीं 6 पॉइंट को स्टडी करना है बहुत डेप्थ में। तो मैं एग्जांपल बनाना स्टार्ट करो। सबसे पहला एग्जांपल है एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ मैरिज। एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ मैरिज। और सर अगर मैं आपसे बात करूं एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ मैरिजेस की, तो बेटा एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ मैरिजेस जो है वो बहुत ही सिंपल सी बात कहता है। बेटा मान लीजिए बेटा यहां पे है ए और बेटा यहां पे है बी। अब ए जो है बेटा ए और बी जो है वो आपस में बेटा लव करते हैं। लव क्या करते हैं बेटा? लव करते हैं, लव आपस में ए और बी, मतलब एकदम शिद्दत आशिकी में चूर हो चुके हैं दोनों बेटा, मतलब भविष्य खराब हो चुका है। अब ए और बी जो है एक दूसरे को लव करते, बहुत मतलब मूवी की स्टोरी चल रही है भाई। ए बी से प्यार करता है, बी ए से प्यार करती है, दोनों का मस्त एकदम लव एंगल चल रहा था, बढ़िया वाला। लेकिन इस लव स्टोरी में एक प्रॉब्लम है, समझो बेटा। ए जो है वो है गरीब फैमिली का बच्चा, गरीब फैमिली। तो ये जो है ये है पुअर फैमिली जो मूवीज में होता है बेटा। ए अभी कुछ काम धाम करता नहीं है, खाली बैठा रहता है काम की तलाश में। बी जो लड़की है बेटा वो बिलोंग करती है बहुत ही ज्यादा रिच फैमिली से, अंधा पैसा है भाई। ठीक है, अब आप कुछ बच्चे कहेंगे सर समझ गए हम, ए ने क्या करा है, फसाली सर, लड़की फसाली, लाइफ सेट कर ली सर। बेटा ऐसा नहीं है, बिल्कुल एकदम सच्चा वाला प्यार है। अब समझना, ए और बी जो है, ए बिलोंग कर रहा है पुअर फैमिली को, ये बिलोंग कर रही है रिच फैमिली को, दोनों एकदम मस्त एकदम लव में है। और बेटा भाई जो है वो मस्त एकदम लॉकेट ट्यूशन पढ़ रहा है मेरे से। अब जैसे ही ये लव अफेयर की बात बी के फैमिली, ए की फैमिली तो रेडी है, बी की फैमिली को पता चलती है, तो बी के मम्मी और पापा बोलते हैं कि भाई ये कैसा है, हमारा कोई स्टैंडर्ड नहीं है, कोई क्लास नहीं है, ये बहुत पुअर फैमिली का है। तो अपन क्या करेंगे ना, अपन इस लव को ब्रेक कर देंगे बेटा, तोड़ देंगे इस रिश्ते को, इस रिश्ते को तोड़वा दो। इसकी फैमिली बेटा राजी नहीं है शादी करवाने के लिए, तो इसकी फैमिली ने एक मस्त करके काम करा। पता है क्या काम करा? बी की जो फैमिली है बेटा, इसने एक मस्त करके काम करा। बी के जो फादर है जो बहुत रिच है, इसके फादर जो है वो बेटा मस्त करके, इसके पेरेंट जो है मस्त करके वो जाते हैं ए के पास, और ए के पास जाकर वो एक एग्रीमेंट बनाते हैं। क्या बनाते हैं बेटा? एक एग्रीमेंट बनाते हैं। अब इस एग्रीमेंट में क्या है सुनना ध्यान से। बी के फादर, पेरेंट जो बहुत रिच है, वो ए के पास जाते हैं और कहते हैं भाई देख 1 करोड़ रुपए देंगे कैश, 1 करोड़ रुपए देंगे कैश, आप जो है हमारी बेटी से शादी मत करना। ऐसा करके कॉन्ट्रैक्ट बना रहे। क्या कॉन्ट्रैक्ट? जहां पे बी की फैमिली ए को मैरिज से रिलेटेड रिस्ट्रेन कर रही है, मैरिज करने से रिलेटेड रिस्ट्रेन कर गया। अब वो क्या हो सकता है, वो करने के लिए भी हो सकता है और वो ना करने के लिए भी हो सकता है। इस वाले एग्जांपल में नॉट टू के लिए रखा है मैंने, राइट? करने के लिए भी हो सकता है, ना के लिए भी हो सकता है। तो यहां पे इसके पेरेंट्स एक एग्रीमेंट बनाते हैं ए के साथ, जिसमें बोलते हैं कि आप जो है बी से अगर मैरिज नहीं करते तो हम आपको एज कंसिडरेशन 1 करोड़ रुपया बेटा क्या देंगे, कैश में देंगे। ऐसा एग्रीमेंट ए और बी ने बना लिया। अब ए और बी के फादर ने बना लिया। अब ए इस बात से अग्री करता है और 1 करोड़ रुपए ले लेता है। अरे 1 करोड़ रुपए ले लिया, उसके बाद ए ने बोला भैया मैं तो अभी भी बी से ही शादी करूंगा। एग्रीमेंट पे अग्री करने के बाद 1 करोड़ ले लिया और उसके बाद इसने कहा भाई कोई लव खत्म नहीं हो, मैं तो ए से ही बी से ही शादी करूंगा, यही शादी करूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसके फादर साहब पहुंच गए कोर्ट में
और कोर्ट में कहते हैं कि यार इसने ऐसे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट बनाया था कि शादी नहीं करेगा, मैंने इसे पैसे भी दे दिए टाइमली, अब ये कह रहा है शादी करेगा। तो बेटा कोर्ट में जो जज साहब है वो पहले धरेंगे बी के फादर को कि बेटा इधर आओ आपको पता है एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ मैरिज तो वॉइड होता है। अगर आप किसी व्यक्ति पे मैरिज करने या ना करने का प्रेशर या दबाव डाल रहे, रिस्ट्रेंट डाल रहे, तो लॉ की नजर में वो एग्रीमेंट कभी वैलिड ही नहीं होता, एनफोर्सेबल ही नहीं है। तो इस सिचुएशन में ये जो एग्रीमेंट है बेटा, ये एग्रीमेंट ही क्या बन जाता है, दिस इज अ वॉइड एग्रीमेंट। और इस सिचुएशन में क्या ए और बी शादी कर सकते हैं? आंसर इज एब्सोल्युटली यस कर सकते हैं, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट तो एनफोर्सेबल ही नहीं है लॉ में। कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो रिस्ट्रेंड कर रहा है किसी पर्सन को मैरिज करने या ना करने के लिए, उसे बोलते हैं रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज। और जितने भी एग्रीमेंट रिस्ट्रेन ऑफ मैरिज के लिए है बेटा, वो सारे होते हैं वॉइड एग्रीमेंट्स, मतलब एग्रीमेंट्स विच आर नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ। इतनी सिंपल सी बात है, इतना सिंपल सा एग्जांपल मैंने यहां पे लिख भी दिया। तो ये जो है बेटा बहुत सिंपल सी बात है। थोड़ा पेपर में चांसेस ऐसा नहीं आया नहीं है, कभी आया है एक दो बार, लेकिन थोड़ा कम आया। दो ये इसमें से इंपॉर्टेंट है, रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड वाला और एक मैरिज कॉन्ट्रैक्ट वर्सेस इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, उनमें ध्यान देना बस। तो यहां पे मैं रीड कर रहा हूं आपके लिए एग्जांपल, आप इसके नीचे बना लीजिएगा। क्या कह रहे हैं एवरी एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज ऑफ एनी पर्सन अदर देन माइनर। भैया माइनर के केस में अप्लाई नहीं है, ध्यान से सुन लेना। अबे माइनर के केस में अप्लाई नहीं है सर, क्यों? अरे माइनर के साथ तो कॉन्ट्रैक्ट ही वॉइड भी नहीं इश्यू होगा, वॉइड एग्रीमेंट थोड़ी होगा, वो तो वॉइड भी नहीं इश्यू है। तो माइनर को इस पूरे सिनेरियो से एक्सक्लूड कर दो, क्योंकि ऑब्वियसली मैरिज के लिए वो परमिट भी नहीं करता कॉन्स्टिट्यूशन हमारा। तो यहां पे माइनर को हटा दीजिए। कह रहे अगर कोई भी एग्रीमेंट है, किसका एग्रीमेंट? रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज का, किसी भी व्यक्ति से अदर देन अ माइनर, वो क्या है बेटा? वो नेचर में वॉइड है। सो इफ अ पर्सन बीइंग अ मेजर, कंडीशन बता दी, इफ अ पर्सन बीइंग अ मेजर agrees for good consideration not to marry, the promise is not binding and considered as void agreement। क्या ये बात समझ आती है बेटा? तो कह रहा भैया देखो, कोई भी एग्रीमेंट रिस्ट्रेन ऑफ मैरिज का बना है अदर देन माइनर तो वो वॉइड है, अदर देन माइनर तो वो क्या है? वॉइड। इसका मतलब अगर कोई मेजर पर्सन है और वो अग्री करता है गुड कंसिडरेशन के लिए कि वो मैरी नहीं करेगा, अरे बाहर में जाए गुड कंसिडरेशन, बाहर में जाए एग्रीमेंट कर सकता है। क्यों? क्योंकि वो जो एग्रीमेंट बना है वो तो लॉ की नजर में एग्जिस्टेंस ही नहीं रखता, वो क्या होगा? वॉइड एग्रीमेंट। क्या ये बात समझ आती है आपको? क्या ये वाली बात समझ आती है? थोड़ा पहला पॉइंट डन होता है एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज। आई होप बेटा एब्सोल्युटली क्लियर हो जाए आपको। और इसके बाद आप जो है ये नीचे वाला एग्जाम्पल भी ड्रॉ कर लीजिएगा जल्दी से, ठीक है? पॉज करके वीडियो को इसको ड्रॉ कर लीजिएगा इसके नीचे। अब मैं आ रहा हूं बेटा अपने सेकंड पॉइंट पे। एंड सेकंड पॉइंट क्या बोलता है बेटा, समझना। सेकंड पॉइंट बोलता है अपने को एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड। पहला था रिस्ट्रेन ऑफ मैरिज वाला एग्रीमेंट, अब है रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड। तो पहले इसमें देखो, सबसे पहले आपको डेफिनेशन दी हुई है कि रिस्ट्रेंट क्या है, मैंने बता दिया पहले। रिस्ट्रेंट क्या है सर? रिस्ट्रेंट एक कंडीशन है दैट कीप्स समवन और समथिंग अंडर कंट्रोल। रिस्ट्रेन क्या है? रिस्ट्रेन इज अ कंडीशन दैट कीप्स समवन और समथिंग अंडर कंट्रोल, ठीक है? प्रेशर, दबाव में डाल के कंट्रोल में रखना, उसे बोलते हैं रिस्ट्रेन। अब इससे पहला जो पॉइंट था वो था एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, मतलब वहां पे जो प्रेशर या दबाव था वो मैरिज पर्पस से रिलेटेड था। अब यहां पे जो पॉइंट बोल रहा है वो कह रहा है एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड। सर क्या मतलब है बेटा? बहुत ध्यान से समझना भाई। ट्रेड करना, ट्रेड मतलब क्या होता है? ट्रेड बिजनेस करना, बेसिकली ट्रेड या बिजनेस करना, या कॉमर्स करना, मतलब बाइंग सेलिंग करना, प्रोडक्ट खरीदना, अपने प्रॉफिट मार्जिन में बेचना। बेटा ट्रेड करना ना एक बेसिक ह्यूमन राइट है। भाई मुझे बिजनेस करना है तो भाई मुझे कोई रोक थोड़ी लेगा। अब ये बात लॉ को भी पता है भाई, ट्रेड और बिजनेस करना एक बेसिक फंडामेंटल राइट है जो सबके पास अवेलेबल है। अगर कोई भी ऐसा एग्रीमेंट है, कोई भी ऐसा एग्रीमेंट है जो आपका ट्रेड को रिस्ट्रेन कर रहा है, ट्रेड को क्या कर रहा है? रिस्ट्रेन, मतलब आपके बिजनेस करने का जो प्रोसेस है ना उस पर दबाव डाल रहा है कि आप बिजनेस यहां पे नहीं कर सकते। ऐसा कोई भी एग्रीमेंट बेटा उस सिनेरियो में वॉइड होगा। क्या होगा? वॉइड। इसे बोलते हैं एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड। अभी आपके दिमाग में बहुत सारी बातें होगी, रुक जाना। वो कह रहा है ऐसा कोई भी एग्रीमेंट जो ट्रेड करने से रिस्ट्रिक्ट कर रहा है किसी पर्सन को एक एरिया में
गुड्स एंड सर्विस बेचने से या खरीदने से रोक रहा है, अंडर प्रेशर रख रहा है, तो वो कह रहा है वो वॉइड है, ऐसा एग्रीमेंट पॉसिबल नहीं है। लेकिन सर एक बात बताए सर, हमने ना बहुत पहले केस स्टडी सीखी थी, प्रैक्टिकल केस स्टडी है, आप सर्च करना आपको पूरी स्टोरी मिलेगी। वो बेटा अंबानी जी की। अंबानी जी 2 भाई थे, अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी। तो आपको बताओ जो रिलायंस वाला जो टेलीकम्युनिकेशन वाला सेगमेंट है वो मिला था अनिल अंबानी को। जब उनका ऑब्वियसली इनहेरेंट में मिलता है ना बेटा, तो धीरू भाई अंबानी से टेलीकम्युनिकेशन वाला सेगमेंट मिला था अनिल अंबानी को। और उस टाइम पे अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी के बीच में एक एग्रीमेंट बना था जो कि रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड का था। सर रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड मतलब अनिल अंबानी जी ने साइन करवाया था एग्रीमेंट में कि मुकेश अंबानी टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड से पहले एंटर नहीं कर सकते। भाई मुझे रिलायंस मिल गया है, अब रिलायंस कम्युनिकेशन मेरा है, अनिल अंबानी के पास है। अब वो कह रहा है कि अगर मुकेश अंबानी अभी अपनी कोई नई टेलीकम्युनिकेशन कंपनी खोल लेगा तो भाई मेरी कंपनी तो चल नहीं पाएगी ना। तो उन्होंने क्या करता है कि एग्रीमेंट बनाया था, अब टाइम पीरियड मुझे भी स्पेसिफाइड नहीं है, कि 5 या 10 ईयर्स तक आप टेलीकम्युनिकेशन वाले बिजनेस में एंटर कर ही नहीं सकते, ऐसा करके एग्रीमेंट था। तो टेक्निकली समझो, अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी का जो एग्रीमेंट है ये तो रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड का ही है ना। तो सर आप तो बोल रहे हो वॉइड होता है, ये वैलिड कैसे हो गया? यहाँ पे तो वैलिड है बेटा, क्योंकि रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड के कुछ एक्सेप्शन होते हैं। क्या होते हैं? कुछ एक्सेप्शन होते हैं। कुछ जगहों पे स्पेसिफिकली रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड जो है वो वैलिड होगा, और इसके पीछे ना लॉ का इंटेंशन है। वो लॉ इस बात की इंटेंशन को समझता है, और वहां पे कुछ स्पेसिफिक जगह पे 2, 4, 6 केसेस है जहां पे वैलिड बोला हुआ है। अदरवाइज अगर कोई भी एग्रीमेंट है जो ट्रेड को रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, रिस्ट्रेन कर रहा है, वो वॉइड एग्रीमेंट ही होगा। एक्सेप्ट देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस जहां पे वो वैलिड हो सकता है। अब आपको एक्सेप्शन याद रखने हैं, आपको सारे पॉइंट्स याद रखने हैं। बेटा बात समझ आई? फिर से एक बार जल्दी से रीड करते हैं बेटा। रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड में बोला पहला, रिस्ट्रेन इज अ कंडीशन दैट कीप समवन और समथिंग अंडर कंट्रोल। आगे क्यों बढ़ रहा है? कह रहा है एन एग्रीमेंट बाय विच एनी पर्सन इज रिस्ट्रेन्ड फॉर exercising a lawful profession, trade or business of any kind is to that extent void। कह रहे भाई अगर कोई भी ऐसा एग्रीमेंट है जो किसी भी पर्सन को रिस्ट्रेन कर रहा है, किससे? कोई लॉफुल प्रोफेशन करने से, कोई ट्रेड करने से, कोई बिजनेस करने से, किसी भी काइंड का, तो वो बेटा void है। आगे बोल रहा बट यहां से कहानी स्टार्ट। बट दिस रूल इज सब्जेक्ट टू फॉलोइंग एक्सेप्शंस। बस इस रूल में कुछ एक्सेप्शन ले, जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था ना आपको, वैसे वाला कुछ एक्सेप्शन ले बेटा। एक्सेप्शंस टू द रूल दैट एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड इज वॉइड। ये एक्सेप्शन बोल रहा है, मतलब मैं ऐसे बोलूं कि इन सारे केसेस में रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड होगा और हम उसे मानेंगे वैलिड। यार यही तो मतलब है ना। वो कह रहा है एक्सेप्शन टू द रूल दैट एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड इज वॉइड। कह रहा है जनरली एग्रीमेंट ऑफ रिस्ट्रेन ट्रेड वॉइड होता है, लेकिन ये सारे केसेस उसके एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन मतलब यहां पे रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड होगा, यहां पे एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को ट्रेड या बिजनेस करने से रोकेगा, लेकिन वो वैलिड होगा। सर वैलिड क्यों होगा? क्योंकि बेटा लॉ ना यहां पे इंटेंशन समझता है। उसने इंटेंशन देखा यार यहां पे ना रिस्ट्रेन करना सही है और जरूरी है उस बिजनेस के लिए, तो उस केस में वो कर देता बेटा। अब देखो जैसे क्या, जैसे 2 पार्ट में एक्सेप्शन डिवाइडेड है। एक होता है बेटा पहला स्टैट्यूटरी प्रोविजंस। ये क्या बेटा? स्टैट्यूटरी प्रोविजन, मतलब ये लॉ में लिखे हुए, और ये है बेटा जुडिशियल इंटरप्रिटेशन। ये ना ये वाले कहीं लॉ में नहीं लिखे एक्सेप्शंस, लेकिन है ना पहले कहीं पे ऐसा केस हुआ जिससे सुप्रीम कोर्ट या जो जितने भी ऑनरेबल कोर्ट्स हैं उन्होंने जजमेंट दिया हुआ है, तो जुडिशियल इंटरप्रिटेशन ये पॉइंट्स हो गए। ठीक है, तो लॉ में 2 बातें तरह की लिखी होती है। एक होती है स्टैट्यूटरी लॉज, ये वो है जो एक्ट में लिखा है कि भाई इनके एक्सेप्शन ये है। कुछ होते हैं जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट या जुडिशियल इंटरप्रिटेशन, ये कहीं लॉ में लिखा नहीं होता, लेकिन पुराने ना ऐसा केस लॉ, ऐसा कोई पुराना केस आया होता है। अब लॉ उसमें जज जो है बहुत ध्यान से सोच विचार करता है और कुछ बेसिस पे जजमेंट देता है। तो होता क्या, फ्यूचर में जब भी ऐसा कोई सिमिलर केस आता है ना, तो आप उसी जजमेंट का रेफर करके एक अपनी जजमेंट दे सकते हो। तो 2 तरीके से एक्सेप्शन है, कुछ है स्टैट्यूटरी लॉ, ये एक्सेप्शन लॉ में एक्ट में लिखे हुए, और एक है जुडिशियल इंटरप्रिटेशन जो पुराने जजेस ने अपनी जजमेंट दी है उनके बेसिस पे। अब जैसे यहाँ पे क्या क्या एक्सेप्शन है भाई, सेलिंग ऑफ गुडविल, सेल ऑफ गुडविल, पार्टनर्स एग्रीमेंट या एलएलपी एक्ट। सर क्या बोल रहा है बेटा? बेस्ट एक एग्जांपल दो, बेस्ट समझ आएगा आपको। अगर आपने पार्टनरशिप एक्ट 1932 पढ़ा है या एलएलपी एक्ट 2008 पढ़ा हुआ है बेटा, उसमें आप ध्यान से समझिएगा, आपने इस वाले में स्टैट्यूटरी प्रोविजन बता रहा हूं,
आपने अगर पार्टनरशिप एक्ट पढ़ा है, नहीं पढ़ा तो अभी इसके बाद पार्टनरशिप का ही नंबर है, सोगा और कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, फिर पार्टनरशिप चलेंगे। बेटा वहां पे आप पढ़ोगे, पता है क्या पढ़ोगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ोगे। वहां पे पढ़ोगे कि मान लीजिए ए, बी और सी, बेटा ये तीनों पार्टनर है, ये क्या है, तीनों पार्टनर्स है, और ये तीनों पार्टनर बेटा आप समझो ये ना क्लोथ मैन्युफैक्चरिंग में एंगेज है। ये क्या है बेटा, क्लोथ मैन्युफैक्चर, कपड़े बनाते हैं बेटा, ठीक है, पूरा एकदम बढ़िया करेंगे, कपड़े बनाए, शर्ट पैंट सब कुछ। अब आपने अगर देखा हो तो ना एक ड्यूटी होती है हर एक पार्टनर की, हर एक पार्टनर जितने भी यहाँ एंगेज है, आप पढ़ोगे पार्टनरशिप में, ड्यूटी बोलो या एक कंडीशन बोलो, ड्यूटी या कंडीशन कुछ भी बोलो, क्या पता क्या वो होती है, नॉट टू कैरी द सेम बिजनेस। सर मतलब बेटा मतलब ये होता है कि अगर सी इस पार्टनरशिप में एंगेज है क्लोथ मैन्युफैक्चरिंग की, तो वो किसी भी तरीके से सेम नेचर का बिजनेस कहीं और नहीं खोल सकता, ना किसी और पार्टनरशिप में एंटर हो सकता है। ये पार्टनरशिप एक्ट में लिखा है, नॉट टू कैरी सेम नेचर ऑफ बिजनेस। या ऐसा भी होता है कि अगर आप यहां से जैसे केएफसी है फॉर एग्जांपल, अब बेटा केएफसी में आपको पता है, केएफसी हो गया, मैकडॉनल्ड्स हो गया, इनकी ना रेसिपीज होती है, कोक हो गया, आपको पता है पूरे वर्ल्ड में कोक की रेसिपी सिर्फ 2 लोगों को पता है, और उन दोनों को सेम फ्लाइट पे ट्रैवल करना इसे बैन है कि आप दोनों सेम फ्लाइट पे ट्रैवल ही नहीं कर सकते, कि अगर फ्लाइट का क्रैश हो गया तो दोनों मर जाओगे। कैसे पॉसिबल है भाई, कोक की रेसिपी चली जाएगी, 2 ही लोगों को पता है। अब मान लो केएफसी है भाई, मैं केएफसी का एम्प्लॉय हूं, मुझे पता है चिकन को कैसे बनाना है, कैसे फ्राई करना है, किस टेम्परेचर पे करना है, क्या सॉसेज है, क्या रेसिपी है, सब कुछ मुझे पता है भाई। ऐसे तो मैं यहाँ पे एम्प्लॉय हूं या पार्टनर हो, कुछ भी हो, रेसिपी देखी, 5 साल काम करा और उसके बाद अपना ही बिजनेस ऑपरेट करने लग गया। मानते हो नहीं मानते? तो यहां पे दिक्कत है ना भाई उस बिजनेस के लिए। भाई अगर आप इस पार्टनरशिप फर्म में एंगेज हो तो आप सेम नेचर का बिजनेस कैरी ऑन कर ही नहीं सकते। बात समझ आ रही है? जब तक आप पार्टनर हो। और कई बार ऐसी भी कंडीशन होती है एग्रीमेंट में कि जब आप यहां से जाओगे तो 10 इयर्स तक सेम नेचर बिजनेस में जाना ही नहीं है। 10 साल तक आप किसी भी सेम नेचर का बिजनेस ना जा सकते हो, ना पार्टनर बन सकते हो, ना खुद खोल सकते हो। ऐसी भी कंडीशन होती है। और आप खुद बताओ, क्या ये गलत है? भाई ये बिजनेस अपने आपको प्रोटेक्ट नहीं करेगा क्या? ऐसे तो सारे लीक्स निकल जाएंगे बेटा, एम्प्लॉय सीखेंगे, अपना खोल लेंगे, यहां पे रेसिपी देखेंगे, कहीं और चले आकर लीक कर देंगे रेसिपी। तो यहां पे रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड को वैलिड बोला है। कह रहे भाई किस केस में? सेल ऑफ गुडविल। अगर आप गुडविल सेल कर रहे हो, पार्टनर्स एग्रीमेंट बन जाते हैं, जैसे यहां बनाया है कि भाई कैरी ऑन नहीं करना बिजनेस और 10 साल के बाद भी नहीं करना रिटायरमेंट के। और एलएलपी एक्ट में भी सेम यही है, एलएलपी एक्ट में भी सेम पार्टनरशिप की तरह है। बात समझ आ रही है? तो ये वो स्टैट्यूटरी प्रोविजंस है 3 जहां पे रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड जनरली तो वॉइड होता है, लेकिन यहां पे रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड को वैलिड बताया गया है। लॉ ने बताया, लॉ ने स्टैट्यूटरी प्रोविजन है। कुछ जुडिशियल इंटरप्रिटेशन भी है जहां पे जज ने बताया। वो क्या है सर? ट्रेड कॉम्बिनेशन, सर्विस एग्रीमेंट और एक्सक्लूसिव सेलिंग और एक्सक्लूसिवली डीलिंग एग्रीमेंट। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं बेटा, ट्रेड कॉम्बिनेशन या सर्विस एग्रीमेंट से कुछ भी बोलो। अब सर्विस एग्रीमेंट में ये वाला एग्जांपल मैंने केएफसी वाला दिया था ना, वो इसका है सर्विस एग्रीमेंट। आप किसी फर्म में सर्विस दे रहे हो बेटा, आप उस फर्म में सर्विस दे रहे हो तो होता है ना भाई, साइन होते हैं कि आप सेम नेचर के बिजनेस में, या हमारे कॉम्पिटिटर के पास 5 साल ऑफ जब आप टर्मिनेट हो गए उसके 5 इयर्स के अंदर नहीं जा सकते। तो ये क्या है? ये सर्विस एग्रीमेंट फॉर्म हो रहा है। इस सर्विस एग्रीमेंट का क्या पर्पस है? इस सर्विस एग्रीमेंट को बनाने का पर्पस ये है कि उनकी जो चीजें हैं वो क्या रहे, थोड़ा सा सेफ रहे। और उन्हें यही मतलब उनका मोटिव ये है कि उन्हें प्रोटेक्ट करना है बिजनेस को। उनका मोटिव ये नहीं कि किसी को रिस्ट्रेन करना है ट्रेड से। भाई हम कोई रिस्ट्रेन नहीं कर रहे, हम तो अपने बिजनेस को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। बात समझ आती क्या? तो ये होता है एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड, और उसके 2 एक्सेप्शन है जहां पे एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड होगा और वो वैलिड होगा। एक है स्टैट्यूटरी प्रोविजन, एक है जुडिशियल इंटरप्रिटेशन। स्टैट्यूटरी प्रोविजन में क्या क्या आ गया बेटा? आपका वो आ गया क्या? पार्टनरशिप एग्रीमेंट, आपका एलएलपी का जो एग्रीमेंट आता है, इसके अलावा सेल ऑफ गुडविल। और जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट में सर्विस एग्रीमेंट आ गया, एक्सक्लूसिव सेलिंग आ गई, या ट्रेड कॉम्बिनेशन। कई बार आपको पता होगा ट्रेड कॉम्बिनेशन में कुछ पर्टिकुलर सेलर्स जो है वो ट्रेड कॉम्बिनेशन बना लेते हैं, मतलब ग्रुप बना लेते हैं और बाइंग एंड सेलिंग ग्रुप में करते हैं। तो क्या वो गलत बात है? नहीं, वो फार्मर्स जनरली करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं फार्मर्स? गवर्नमेंट अलाउ करता है कोऑपरेटिव फार्मिंग कि ट्रेड कॉम्बिनेशन बनाओ। क्यों? जब वो परचेज करने जाएंगे ना सीड फर्टिलाइजर, ग्रुप में जाएंगे तो लार्ज क्वांटिटी खरीदेंगे जिनसे उन्हें बेनिफिट मिलेगा लोअर प्राइस का। जब सेल करने जाएंगे तब भी ग्रुप में कॉम्बिनेशन बना के जाओ,
इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा होगा कि जब आप सेल करोगे तो आपके पास बार्गेनिंग पावर आएगी, प्राइस अच्छा मिल पाएगा आपको। तो ट्रेड कॉम्बिनेशन को भी सरकार ने अलाउ करा है, इवन वहां पे रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड हो रहा है, बट स्टिल वहां पे आपका जो इंटेंशन है वो प्योर है, अच्छा है। समझ आ रही है आपको बात? तो ये आपका सेकंड पॉइंट है बेटा, एग्रीमेंट एंड रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, और इसे स्टार बना के आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो आई होप ये क्लियर हो आपको। फिर से रिपीट करो, हमारे पास 5-6 पॉइंट है वॉइड एग्रीमेंट के। पहला बताया एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ मैरिज, कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जो रिस्ट्रेन कर रहा है मैरिज को, ठीक है, किसी पर्सन को मैरिज करने या ना करने के लिए रिस्ट्रेन कर रहा है, वो वॉइड है, नॉट वॉइड एग्रीमेंट है, उसकी इन्फोर्सिबिलिटी नहीं है। सेकंड, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड, ट्रेड करने के लिए अगर कोई भी व्यक्ति रिस्ट्रेन हो रहा है तो वो एग्रीमेंट भी वॉइड है, लेकिन इसके रूल के कुछ एक्सेप्शन है, स्टैट्यूटरी प्रोविजन अलग है और इंटरप्रिटेशन जुडिशियल वाली अलग है। यहाँ पे 3, सेल ऑफ गुडविल, पार्टनर्स एग्रीमेंट और LLP वाला एक्ट, और यहाँ पे 3 है क्या है, सर्विस एग्रीमेंट, ट्रेड कॉम्बिनेशन और एक्सक्लूसिव सेलिंग। एकदम कह रहे 2 पॉइंट डन हो गए। अब इसके आगे जाएंगे, 4 बचे, एग्रीमेंट इन ट्रेड, रिस्ट्रिक्शन ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स, अनसर्टेन, इम्पॉसिबल और वेजरिंग। फटाफट से 4 देखेंगे, पहले आप जल्दी से नोट करो, एग्जाम्पल नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं फटाफट से। हाँ जी बेटा, तो आगे बढ़ते हैं सर। अभी तक सर हमने वॉइड एग्रीमेंट्स में 2 पॉइंट देख लिए हैं, टोटल पॉइंट 6 थे, 2 पॉइंट डन है। पहला सर, एग्रीमेंट कोई भी जो रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज है वो बनेगा वॉइड एग्रीमेंट। सेकंड, कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जो रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड है वो भी वॉइड रहेगा। लेकिन बेटा मैंने आपको बताया कई बार कंपनीज अपने जो एम्प्लॉयज होती है उनके साथ कहती है जब आप यहां पे एंगेज हो तो आप कहीं और प्रैक्टिस नहीं कर सकते, कोई और काम नहीं कर सकते किसी और कॉम्पिटिटर के पास, तो क्या वो वॉइड होगा रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड? आंसर इज एब्सोल्युटली नो। देयर आर सर्टेन सर्कमस्टांसेस या केसेस जहां पे कुछ एक्सेप्शंस थे, जहां पे एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड होते हुए भी वैलिड होगा। स्टैट्यूटरी प्रोविजन अलग थे, जुडिशियल इंटरप्रिटेशन अलग थे। तो 2 हो गए, रिस्ट्रेन ऑफ मैरिज, रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड। अब आता है बेटा वॉइड एग्रीमेंट का थर्ड पॉइंट, दैट इज व्हाट सर, वो है एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स। एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग, बहुत सिंपल टर्म में छोटा सा समझाता हूं। कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जो रिस्ट्रेंट कर रहा है किसी भी अनदर पार्टी को उसके लीगल राइट्स को परफॉर्म करने से। बेटा मतलब मान लीजिए अगर कल को किसी व्यक्ति के साथ कुछ गलत हुआ तो बेटा उसके पास एक फंडामेंटल राइट है ना कि वो लीगल प्रोसीडिंग, लीगल एक्शन कोर्ट में ले सकता है। लेकिन अगर कोई भी ऐसा एग्रीमेंट फॉर्म हो रहा है जो उस पर्सन के लीगल राइट्स को ब्लॉक कर रहा है या डिले कर रहा है या लीगल राइट एनफोर्स नहीं करने दे रहा, उसको लीगल एक्शन कोर्ट में नहीं लेने दे रहा, तो बेटा ऐसे एग्रीमेंट्स को क्या बोलते हैं? रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स। क्या बोलते हैं? रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स। और ये एग्रीमेंट्स भी क्या होते हैं नेचर में? वॉइड। तो टेक्निकली लीगल एक्शन लेने का, लीगल प्रोसीडिंग लगने का सबके पास एक राइट है, और कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जो लीगल एक्शन या लीगल प्रोसीडिंग्स को होल्ड करता है, रिस्ट्रेन करता है, उसे बोलते हैं एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ लीगल प्रोसीडिंग, और वो भी क्या है? वॉइड। बहुत सिंपल। तो कह रहा है कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जो क्या है? रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग है, इज द वन बाय विच एनी पार्टी thereto is restricted absolutely. लीगल प्रोसीडिंग रिस्ट्रेन ऑफ लीगल प्रोसीडिंग क्या है? एनी पार्टी रिस्ट्रिक्टेड एब्सोल्युटली फॉर एनफोर्सिंग हिज राइट अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट थ्रू अ कोर्ट। तो भाई आप जो है रिस्ट्रिक्ट हो गए अपने राइट्स को एनफोर्स करने में कोर्ट में, तो इस एग्रीमेंट को बोलते हैं रिस्ट्रेन ऑफ लीगल प्रोसीडिंग। और ये भी क्या होता है बेटा? ये भी वॉइड एग्रीमेंट्स की कैटेगरी में आता है। दिस इज पॉइंट नंबर 3। रिस्ट्रेन ऑफ मैरिज, रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड, रिस्ट्रेन ऑफ लीगल प्रोसीडिंग, सबसे इंपॉर्टेंट है रिस्ट्रेन ऑफ मैरिज। अब आते हैं फोर्थ एग्रीमेंट। कह रहा है कोई भी ऐसा एग्रीमेंट विच इज अनसर्टेन। अरे भैया बहुत ही सिंपल सर, मान लीजिए मिस्टर ए जो है वो बेटा ऑयल के डीलर है, बहुत बड़े दिल्ली के ऑयल के डीलर है। कौन से ऑयल के? बेटा ये जो है बहुत तरह के, ये जो है बेटा मस्टर्ड ऑयल के डीलर है, मस्टर्ड ऑयल भी डील करते हैं। ये बेटा कोकोनट ऑयल भी डील करते हैं। ये जो है ये, इसके अलावा क्रूड ऑयल जो होता है, क्रूड ऑयल उसके भी डीलर है। ये पेट्रोलियम जो पेट्रोल भी ये सब होता है, डीजल वगैरह, इन सब के भी डीलर है। तो ये ना मल्टीपल ऑयल्स के डीलर है, ठीक है, सप्लाई करते हैं। अब यहां पे एक अनदर पार्टी है, मान लीजिए मिस्टर बी, और मिस्टर बी जो है वो यहां आते हैं मिस्टर ए के पास
और उन्हें एक ऑफर देते हैं या इनके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट बनाते हैं और कहते हैं भाई मुझे 1000 लीटर ऑफ ऑयल चाहिए और इसके बदले में आपको दूंगा 10 लाख रुपीस। 1000 लीटर ऑफ ऑयल चाहिए और इसके बदले में दूंगा 10 लाख रुपीस। सर क्या ये एग्रीमेंट वैलिड है? आंसर इज नो सर, ये एग्रीमेंट वैलिड नहीं है। सर क्यों सर? ऑयल लेने में क्या गड़बड़ है? सर ऑयल दे रहे हैं, ऑफर है, एक्सेप्टेंस है, कंसिडरेशन है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, सर वैलिड है एकदम कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट। आंसर इज नो बेटा ये जो है ना ऑयल का डीलर है, बहुत सारे ऑयल्स में डील करता है, लेकिन अगर आप इस एग्रीमेंट के टर्म्स को देखो तो इस भैया ने बोला है मुझे 1000 लीटर ऑयल चाहिए, लेकिन ये ऑयल कौन सा है? बेटा ये तो बड़ा अनसर्टेन हो गया ना भाई। ये ऑयल कौन सा है? किस ऑयल की बात कर रहा है? ये क्रूड ऑयल की बात कर रहा है, मस्टर्ड ऑयल की बात कर रहा है, कोकोनट ऑयल की बात कर रहा है। यहां पे इसने ऑयल को कोई मेंशन नहीं करा ना, तो इस एग्रीमेंट में क्या अनसर्टेनिटी अराइज हो गई? आंसर इज एब्सोल्युटली यस। तो कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जो कि अनसर्टेन है, जिसकी टर्म्स एंड कंडीशन क्लियर नहीं है, हिडन है, कुछ अनसर्टेन है, क्लियर अंडरस्टैंडिंग नहीं आ पा रही, तो उसे बोलेंगे क्या? अनसर्टेन एग्रीमेंट। और जितने भी अनसर्टेन एग्रीमेंट है वो क्या होंगे? वॉइड एग्रीमेंट होंगे, लॉ की नजर में एग्जिस्टेंस ही नहीं है। अबे कौन सा ऑयल देना है? बात समझ आती क्या? तो कह रहा है एग्रीमेंट विच इज अनसर्टेन। एग्जांपल दे दिया मैंने, क्या बोला इसमें? कह रहा है कोई भी ऐसा एग्रीमेंट द मीनिंग ऑफ विच इज नॉट सर्टेन इज वॉइड। कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जिसका मीनिंग इज नॉट सर्टेन इज वॉइड। अरे लेकिन समझना बेटा, समझना, ध्यान से समझना, इसका एक एक्सेप्शन भी आता है केस लॉ में। और जब भी केस स्टडी आई है ना, इससे एक्सेप्शन को इंक्लूड करके आइए कि ऐसे बोलेगा, पूरा सिचुएशन बता देगा कि एक ऑयल का सप्लायर है, इन्हीं ऑयल्स में डील करता है। बी ने उसको ऑफर दिया कि भाई ये वाला मुझे जो है 1000 लीटर ऑयल चाहिए, ऑयल बताया बस। तो बोलेगा क्या ये एग्रीमेंट एक वैलिड है या वॉइड एग्रीमेंट है? पहले बताओ विद आंसर, विद जस्टिफिकेशन। तो आप बताओगे इट इज अ वॉइड एग्रीमेंट बिकॉज जो इसकी टर्म्स एंड कंडीशन है, टर्म्स एंड कंडीशन आर नॉट सर्टेन और इसलिए वॉइड होगा। क्लियर? सेकंड पॉइंट में बोलेगा फिर इस एक्सेप्शन के पॉइंट्स में कि अगर ऐसा ऐसा होता तो क्या अभी भी आपका आंसर सेम रहता? इफ नो, फिर जस्टिफाई करो। तो एक्सेप्शन सुनना ध्यान से, सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है, बस टर्म्स में एक चेंज करेगा। ए जो है ऑयल डीलर है ना, लेकिन वो स्पेशली कोकोनट ऑयल में ही डील करता है। ये फैक्ट वो अगले पार्ट में मेंशन कर देगा, समझना बेटा। कहेगा ए जो है वो ऑयल डीलर है, और अज्यूम करो अब वो सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिवली कोकोनट का ही डीलर है, कोकोनट ऑयल का। अब मुझे एक बात बताओ यार, कोकोनट ऑयल का डीलर अगर कोई है और मिस्टर बी उसके पास आया, कह रहा है मुझे 1000 लीटर ऑफ ऑयल दे दो इतने रुपए में, तो क्या यहां पे कोई सर्टेनिटी की कुछ मेंशन करने की रिक्वायरमेंट आपको लग रही है? क्या आपको सर्टेनिटी या मेंशन? बेटा एक बात बताओ, मैंने हर जगह बैनर लिखवाया कि मैं लॉ और इको पढ़ाता हूं, लॉ और इको पढ़ाता हूं, लॉ और इको पढ़ाता हूं। हर जगह यूट्यूब में भी लॉ और इको है, हर जगह जितना भी जो भी ट्यूशन है वहां पे लॉ और इको है। अब आप मुझे एक बात बताइए ना, अगर कोई बच्चा मेरे पास आएगा और कहेगा मुझे सर पढ़ना है आपके सब्जेक्ट्स, तो बेटा वहां पे कौन से सब्जेक्ट की बात हो रही है? क्या कोई सर्टेनिटी लाने की जरूरत है यहाँ पे? जब पूरी मार्केट में पता है कि भाई मैं लॉ का टीचर हूं, तो उस सिनेरियो में वो पर्सन मेरे से लॉ की ही तो बात कर रहा है, डीम्ड है तो, या इको का टीचर हो तो डीम्ड है इको की बात कर रहा है। तो एक्सेप्शन ये कहता है कि अगर सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस ऐसे है कि टर्म्स एंड कंडीशन अनसर्टेन होने के बावजूद आप उसे सर्टेन कर सकते हो। जैसे यहां पे उसने ऑयल को मेंशन नहीं करा, वो अनसर्टेन है, लेकिन सर्कमस्टांसेस ऐसे है कि भैया ये सर्टेन हो रहा है। भाई ऑयल डीलर हूं मैं, और मैं एक्सक्लूसिव कोकोनट ऑयल ही, पूरे बर्तन लिखा है बड़ा बड़ा कोकोनट ऑयल, तो मेरी दुकान में आके आप पेट्रोल या डीजल तो मांगोगे नहीं ना। पेट्रोल पंप में एक्सक्लूसिव, अभी हाइपोथेटिकल लेते हैं, एक पेट्रोल पंप में जिसमें पेट्रोल मिलता है, बेटा वहां जाके मैं बोलूंगा कि 100 रुपए का पेट्रोल दे दो, तो बेटा 100 रुपए का ऑयल दे दो, सॉरी, तो बेटा वो कोकोनट ऑयल या मस्टर्ड ऑयल थोड़ी मांगूंगा मैं से। ये तो डीम्ड है ना, फिर अब तो सर्टेन हो गया कि भाई अगर आप एक्सक्लूसिवली एक ही प्रोडक्ट के डीलर हो तो ऑयल का मतलब वही ऑयल है जिसमें आप डील कर रहे हो। तो आगे एक्सेप्शन पता क्या बोलता है, बड़े इंटरेस्टिंग वे में कहता है एग्रीमेंट जो नॉट सर्टेन इज वॉइड। कह रहा है लेकिन वेयर द मीनिंग देयर ऑफ इज केपेबल ऑफ बीइंग मेड सर्टेन। कह रहे लेकिन अगर यहां सिनेरियो में अपने आप जो मीनिंग है वो सर्टेन होने के केपेबल है, तो उस केस में एग्रीमेंट इज
वैलिड। जैसे इस वाले केस में वो एक्सक्लूसिवली कोकोनट ऑयल का डीलर था, तो ऑयल अनसर्टेन है, लेकिन हम इससे देख के मीनिंग क्लियर कर सकते हैं ना, सर्टेन बना सकते हैं, तो उस केस में वो वैलिड होगा। क्या ये बात समझ आई बेटा? क्या ये बात समझ आई? हो गए आपके 5 पॉइंट खत्म। दोबारा रिपीट करो जल्दी से यार। कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जो रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज है, क्या है? वॉइड एग्रीमेंट। सेकंड, कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जो रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड है, रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड है, वो भी क्या रहेगा? वॉइड एग्रीमेंट। लेकिन क्या ये हमेशा वॉइड होता है? आंसर इज नो। सर ये वैलिड हो सकता है दो केस में, स्टैट्यूटरी प्रोविजन के 3 पॉइंट और जुडिशियल इंटरप्रिटेशन के 3 पॉइंट। यहां पे क्या थे? सेल ऑफ गुडविल, पार्टनरशिप एग्रीमेंट, एलएलपी एक्ट 2008, और यहां पे जुडिशियल में ट्रेड कॉम्बिनेशन, सर्विस एग्रीमेंट्स और एक्सक्लूसिव सेलिंग। फिर थर्ड पॉइंट बताया एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ लीगल प्रोसीडिंग। आपके जो है लीगल राइट्स एनफोर्स करने से अगर आपको कोई रिस्ट्रेन कर रहा है, वो भी वॉइड है। फोर्थ बोला एग्रीमेंट जो क्या है? अनसर्टेन है। अगर आपका एग्रीमेंट के टर्म्स नॉट सर्टेन, वो वॉइड होगा। लेकिन एक्सेप्शन क्या है? अगर सर्कमस्टांसेस ऐसे है कि अनसर्टेनिटी को आप सर्टेनिटी में कन्वर्ट कर सकते हो, तो उस केस में क्या होगा? वो वैलिड। और बेटा लास्ट पॉइंट मैंने नहीं समझाया, कुछ नहीं लिखवाया हुआ, वो बस आप पॉइंट लिख के छोड़ दीजिए, क्योंकि ये अगली यूनिट में पॉसिबिलिटी इंपॉसिबिलिटी पूरा डेप्थ में हमें पढ़ना है। बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, सब हमें करना है। तभी मैंने यहाँ पे ज्यादा कुछ लिखवाया नहीं है। आप बुक में ना, बुक में दिया भी नहीं है, बट पॉइंट होता है यहाँ पे, तो मैं बता रहा हूं। एक्सक्यूज मी, ठीक है? पॉइंट होता है तो लिस्ट में होगा, लेकिन उन्होंने भी इस बात से स्किप करा हुआ है कि आगे हमें जब चैप्टर में ही पढ़ना है तो यहां बताने का फायदा क्या है। बट मैंने बता दिया। एक और केस, जब वॉइडेबल एग्रीमेंट बनता है तो एग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल एक्ट। कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जहां पे आप इम्पॉसिबल एक्ट करवा रहे हो, राइट? आप जो है बोल रहे हो कि बेटा मैं जो है आपके बाबू सोना के लिए चांद तारे तोड़ लाऊंगा, 1 लाख रुपए दे दो ना बस। ये एग्रीमेंट क्या है? इम्पॉसिबल एक्ट है भाई। आप बोल रहे हो मुर्दे में जान डाल दोगे और 2 लाख रुपए दूंगा, ये क्या है? इम्पॉसिबल एक्ट है। तो कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जो इम्पॉसिबल है उसको बोलेंगे हम वॉइड एग्रीमेंट, ठीक है? इसके ऊपर पूरा डेडिकेटेड चैप्टर टॉपिक रहेगा, एक पूरा लेक्चर रहेगा, तो इसलिए अभी मैं ज्यादा नहीं लिखवा रहा, आपकी बुक में भी नहीं है। तो इसके साथ 5 पॉइंट हमारे डन होते हैं। सर क्या ये टॉपिक खत्म? नहीं बेटा, आज के पार्ट ए में हमने पूरा खत्म कर लिया ऑलमोस्ट। अब इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो पार्ट बी है, वो हम अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे, जिसमें हमें लास्ट पार्ट करना है। वॉइड एग्रीमेंट का लास्ट पार्ट है वेजरिंग एग्रीमेंट्स। तो पहले मैं बताऊंगा आपको वेजरिंग एग्रीमेंट्स क्या होते हैं, फिर मैं बताऊंगा वेजरिंग एग्रीमेंट्स में क्या क्या आता है और क्या क्या नहीं आता, वो क्लियर करूंगा। और लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट है वेजरिंग एग्रीमेंट और इंश्योरेंस एग्रीमेंट का डिफरेंस जो आता है 6 नंबर का। हर बार डायरेक्टली आता है, इनडायरेक्टली आता है, बट डायरेक्टली ज्यादा चांसेस है, ठीक है? तो इसका जो पार्ट भी होगा वर्ड एग्रीमेंट का, उसमें हम करेंगे वेजरिंग एग्रीमेंट के ऊपर पूरा डिस्कशन। 1 घंटा आराम से डेडिकेटेडली लगाएंगे उस पर और उसको खत्म करेंगे। फिर परफॉर्मेंस ब्रीच और क्वासी कंटिजेंट करेंगे। क्या ये बात समझ आती है आपको बेटा? आई होप इट इज एब्सोल्युटली क्लियर, किसी को कोई दिक्कत ना हो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे जल्दी ही नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए बेटा बहुत मेहनत से पढ़िए, सारी प्लेलिस्ट आपके पास अवेलेबल है। एक बार जरूर आप चैनल पे जाके प्लेलिस्ट देखिएगा, उसमें लॉ के लेक्चर्स है, उसमें कॉन्ट्रैक्ट्स होगा, दोनों चल रहा है। इको मैंने पूरा बिजनेस इकोनॉमिक्स डाल दिया है, बीसी के भी अब अपलोड होता रहेगा। और जो बच्चे मेरे मे अटेम्प्ट वाले हैं, जिनमें आपका मैक्रो वाला, इंटर वाला इकोनॉमिक्स आने वाला है, उनके लिए भी बेटा बहुत बड़ा सरप्राइज है। सारे लेक्चर्स अपलोड होंगे आराम से, टेंशन मत लेना उस बात की। और रही बात किसकी? स्ट्रैटेजीज की, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, हाउ टू सॉल्व केस स्टडीज, कैसे कैसे प्रिपेयर करना है, उन सब के लिए डेडिकेटेडली आपकी प्लेलिस्ट बिल्कुल रेडी है। आप बस चैनल पे जाके एक बार विजिट करिए, ठीक है? वीडियो समझ आए तो बेटा शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स को आपको हेल्प हो पाए उसके लिए आप इसे शेयर कर सकते हो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे, टाटा बाय बाय, टेक केयर।